welcome back to this channel. So today in this video we are going to study about the nature of management, जिसमें आपको कंपेयर करना है मैनेजमेंट को विद थ्री थिंग्स। तीन चीजों के साथ आपको कंपेयर करना होता है मैनेजमेंट को। सबसे पहले है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, दूसरा मैनेजमेंट एज अ साइंस, और तीसरा है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मतलब आप देखोगे कि क्या मैं मैनेजमेंट को आर्ट बोलूं, या क्या मैं मैनेजमेंट को साइंस बोल सकती हूँ, या फिर क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो आपको तीनों ही चीजें पढ़नी है, वन बाय वन हम समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट से। ठीक है, कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है। बट इसको समझने से पहले आप देखोगे कि आर्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम आर्ट के फीचर समझेंगे। तो सबसे पहले आर्ट का मतलब क्या है, अगर हिंदी में बोलें तो आर्ट यानी कि कला। ठीक है, बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, चाहे वो सिंगर्स हों, डांसर्स हों, पेंटर्स हों, कोई और म्यूजिशियन है। उसके बाद आपके टेलर्स जो होते हैं, वो मेकअप आर्टिस्ट, तो ये सब कौन है, आर्टिस्ट हैं। ठीक है, आर्टिस्ट आर्टिस्ट क्यों है, क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ ऐसी स्किल होती है। ठीक है, कोई ना कोई यूनिक टैलेंट होता है जिसको ये अपने अकॉर्डिंगली अप्लाई करते हैं और वहां से इनको रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम कहते हैं आर्टिस्ट। ठीक है, कि दो सिंगर्स हैं, दोनों के पास नॉलेज होगी, अपनी अपनी म्यूजिकल नोट्स की नॉलेज होगी, बट उसको अप्लाई किस तरह से करते हैं वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो वो कौन है, आर्टिस्ट है। ठीक है, तो आर्ट का मतलब क्या है, आर्ट का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज to achieve the desired results. Fine. आर्ट क्या है, आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, अब आर्ट को थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए हम इसके फीचर समझते हैं। सबसे पहला फीचर जो आता है आर्ट का, वो होता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आर्ट में थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल होती है। मतलब एग्जाम्पल, कि अगर सिंगर्स हैं तो सबके पास कोई ना कोई म्यूजिकल नोट्स की नॉलेज होती है। ठीक है, जितने भी सिंगर्स हैं सबके पास म्यूजिकल नोट्स की नॉलेज होगी। इसी तरह कोई डांसर्स हैं, उनके पास भी अपने जो भी थ्योरी है वो उनको पता होती है। ठीक है, इसी तरह कोई राइटर है, ठीक है, टेलर है, पेंटर है, इनके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है। ठीक है, इनके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, लिटरेचर, इनके पास बुक्स होती हैं। बेसिकली जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके पास कुछ ना कुछ थियोरेटिकल नॉलेज होती है। ठीक है, तो इसका पहले पॉइंट का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। ओके, सेकंड सेकंड आता है हमारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है कि सबके पास नॉलेज तो होगी, बट उसे अप्लाई किस तरह से करते हैं वो डिफर करता है। कि दोनों सिंगर्स हैं, ठीक है, दो सिंगर्स हैं, दोनों के पास म्यूजिकल नोट्स की नॉलेज है, बट उसे अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, कि दो सिंगर्स हैं, श्रेया घोषाल भी है और नेहा कक्कड़ भी है, दोनों के पास म्यूजिकल नोट्स की नॉलेज है, बट उसे अप्लाई किस तरह से किया जा रहा है वो दोनों का अलग अलग स्टाइल है। ठीक है, दैट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इसी तरह दो आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स, दोनों के पास नॉलेज होगी, ठीक है, बट किस तरह से उस अपनी स्किल को वो अप्लाई कर रहे हैं वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, दैट इज नोन एज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। इसका मतलब क्या है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, ये जो आर्ट है ये किस पे बेस्ड होता है, प्रैक्टिस पे, क्रिएटिविटी पे। मतलब कि अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट डे पे अगर इंस्ट्रूमेंट प्ले किया तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे, नहीं, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो जाके उसमें परफेक्ट हो जाओगे। तो जो आर्ट है उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। ठीक है, नए नए आइडियाज लगाने पड़ते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको परफेक्शन मिलती है। ठीक है, कोई भी अगर सिंगर है तो फर्स्ट डे से ही एकदम परफेक्ट सिंगर नहीं बनेगा। उसने क्या किया है, प्रैक्टिस की है, हर दिन प्रैक्टिस किया, उसके बाद जाके उसको अपने फील्ड में परफेक्शन मिली है। दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो आर्ट
का मतलब क्या है ये हमने समझ लिया। उसके 3 फीचर्स हैं, सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, दूसरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, और तीसरा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे इसे मैनेजमेंट से। अब अगर मैनेजमेंट में ये तीनों पॉइंट्स आ जाते हैं तो हाँ, मैं कह सकती हूँ कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो क्या मैनेजमेंट में थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है? बिल्कुल है। आप जो पढ़ रहे हो, ये चैप्टर पढ़ रहे हो, थियोरेटिकल नॉलेज ही तो है। मैनेजमेंट के ऊपर आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी मार्केट में। इवन जब आप कॉलेज में आओगे तो आप बीकॉम या बीबीए इस तरह के अगर कोर्सेज करते हो तो वहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। तो मैनेजमेंट से रिलेटेड थियोरेटिकल नॉलेज, थियोरेटिकल डेटा अवेलेबल है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, फर्स्ट पॉइंट जो है आर्ट का वो मैच कर रहा है मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डन। ओके, इसके बाद सेकेंड पॉइंट है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। इसका मतलब कि अगर हम मैनेजर्स की बात करते हैं तो एक कंपनी में मैनेजर जिस तरह से चीजों को मैनेज कर रहा है और दूसरी कंपनी में कोई मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरह से मैनेज कर रहा है, दोनों का स्टाइल अलग हो सकता है। ठीक है, दोनों के पास नॉलेज सेम है बट अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने का जो स्टाइल है, जो पैटर्न है, वो अलग होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड पॉइंट भी हमारा मैच कर रहा है मैनेजमेंट में। ठीक है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, कि वो खुद की कैलकुलेशंस करके, खुद एनालिसिस करके अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का स्टाइल अलग होगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा मैच हो रहा है। इसके बाद थर्ड क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो अगर हम मैनेजर्स की बात कर रहे हैं तो क्या वो अपने फील्ड में, अपने मैनेजमेंट फील्ड में अगर वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें परफेक्शन आ जाएगी ना उनमें, वही पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, तो अगर दो मैनेजर्स हैं, उनके पास नॉलेज सेम है, उस नॉलेज को वो अपने अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे, और जितनी भी उनको स्टडी करनी है, चाहे कुछ थ्योरीज वो पढ़ रहे हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, क्या ऑर्गेनाइजेशन में पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली, क्या सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंगली वो मैनेज करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे और वो उसमें परफेक्शन उनके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो क्या ये पॉइंट आ रहा है मैनेजमेंट में? बिल्कुल आ रहा है। तो हमारे जो आर्ट है उसके तीनों ही फीचर्स मैनेजमेंट में आ रहे हैं। तो क्या मैं मैनेजमेंट को एक आर्ट बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे होती है डन। ओके, तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, तो आप बोलेंगे यस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके तीनों ही फीचर्स जो है वो मैनेजमेंट में भी आ रहे हैं। डन, समझ में आया इतना? इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट, जो कि है साइंस। तो यहाँ हेडिंग डालते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब हम मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे साइंस से। तो सबसे पहले साइंस का मतलब क्या है? साइंस आप लोगों ने पढ़ा है टिल योर 10th क्लास। और साइंस में होता क्या है, साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिलती है और उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स, लॉज, जनरल ट्रुथ्स की हम बात करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं, वो सब किस में आता है? साइंस में। ठीक है, साइंस का मीनिंग लिख लेते हैं सबसे पहले। तो साइंस इज द सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज that explains certain general truths and principles or the operation of law। ठीक है, अब साइंस के क्या क्या फीचर्स हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहला फीचर आता है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब क्या है? सेम वही चीज है कि साइंस में आपको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में नॉलेज मिलती है। ठीक है, थियोरेटिकल डेटा अवेलेबल है। ठीक है, साइंस में आप बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, बहुत सारे लॉज पढ़ते हो, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो उसके ऊपर आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन
एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मतलब क्या है कि साइंस में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं। तो क्या वो प्रिंसिपल्स ऐसे ही अचानक आ गए या उस पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन या ऑब्जर्वेशन किया होगा? बिल्कुल किया होगा। कि जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, तो न्यूटन ने जब ये जो प्रिंसिपल है, जो लॉ है, ये बनाया, तो एकदम से ऐसे ही नहीं बन गया होगा कि ऊपर से एप्पल गिरा और प्रिंसिपल बना दिया, एक लॉ बना दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटी। नहीं, उसके लिए प्रॉपर टाइम लगा के रिसर्च किया होगा, ऑब्जर्वेशन किया होगा, एक्सपेरिमेंटेशन किया होगा, उसके बाद जाके वो एक प्रिंसिपल या लॉ बना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार एप्पल गिरा और वो वहां से लॉ बन गया, नहीं। आपने क्या किया है, उस पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, रिसर्च करा है, उसके बाद जाके वो लॉ बना है, ठीक है। तो साइंस के जितने प्रिंसिपल्स होते हैं वो सभी किस पे बेस्ड होते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन पे और ऑब्जर्वेशन पे। डन। इसके बाद थर्ड पॉइंट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या है? यूनिवर्सल यानी कि हर जगह, ठीक है। वैलिडिटी यानी कि एप्लीकेबिलिटी। तो मतलब साइंस के जितने ही प्रिंसिपल्स हैं वो आपको हर जगह सेम रिजल्ट या सेम आउटपुट देंगे। मतलब अगर हम हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला रहे हैं तो आपको वहां से वाटर मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू वाटर। तो अगर आप वो इंडिया में कर रहे हो तो भी आपको वाटर मिलेगा। आप किसी और कंट्री में जाके अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला रहे हो तो वहां पे भी वाटर मिलेगा। तो मतलब साइंस के जितने प्रिंसिपल्स हैं वो आपको हर जगह, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, कोई कंट्री क्यों ना हो, आपको वहां पे सेम रिजल्ट, सेम आउटपुट मिलता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप सोडियम में क्लोरीन मिलाते हो तो आपको सोडियम क्लोराइड मिलता है, यानी कि जिसे हम नमक कहते हैं। तो आप वो एक्सपेरिमेंट चाहे इंडिया में करो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में करो, चाहे पाकिस्तान में करो, आपको हर जगह सोडियम क्लोराइड ही मिलेगा, ठीक है ना। कोई और केमिकल नहीं निकलेगा वहां से। तो हर जगह साइंस के जितने प्रिंसिपल्स हैं वो आपको सेम रिजल्ट देते हैं। दैट इज नोन एज यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्लियर? ठीक है। तो साइंस में तीन फीचर्स हैं। सबसे पहले सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, कुछ जितने प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है, और थर्ड इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्लियर? ठीक है। अब कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो क्या मैनेजमेंट में आपको स्टडी मटेरियल, थियोरेटिकल नॉलेज मिलती है? बिल्कुल मिलती है। इवन मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी दिए हैं जो कि आप सेकंड चैप्टर में पढ़ते हो, ठीक है ना। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। तो क्या मैनेजमेंट में सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है? बिल्कुल है, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब जो मैनेजमेंट है उसके जितने ही प्रिंसिपल्स हैं, क्या वो भी एक ही दिन में बना दिए होंगे? नहीं, उसमें भी आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा, एक्सपेरिमेंटेशन किया होगा, उसके बाद जाके मैनेजरियल प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट हुए, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट भी इसमें मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब समझो, यूनिवर्सल वैलिडिटी साइंस में मतलब क्या था कि साइंस के जितने ही प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल, उनमें यूनिवर्सली वो वैलिडिटी होती है। बट मैनेजमेंट के केस में अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट के जितने ही प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल वैलिडिटी उनमें नहीं होती। मतलब अगर आप मैनेजमेंट का कोई प्रिंसिपल किसी एक पर्सन पे अप्लाई कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि उससे जो रिजल्ट मिल रहा है वो आपको दूसरे पर्सन पे अप्लाई करने से भी मिले। मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल्स हैं वो हम अप्लाई करते हैं ह्यूमन बींग्स पे, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स का जो नेचर है, जो उनका बिहेवियर है, वो चेंज होता रहता है, सबका सेम नहीं रहता। कि अगर आपने एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल किसी एक पर्सन पे अप्लाई किया तो वो जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है वही सेम रिएक्शन अगर आप मैनेजमेंट के किसी प्रिंसिपल को किसी दूसरे पर्सन पे लगा रहे हो तो सेम मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों का जो नेचर है, जो उनका बिहेवियर है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। किसी पर्सन पे अप्लाई करने से कुछ और रिएक्शन आ रहा है और उसी प्रिंसिपल को अगर आप किसी दूसरे इंडिविजुअल पे अप्लाई कर रहे हो तो वहां से आपको दूसरा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट के केस में तो यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स पे, ठीक है। और उनका नेचर कैसा है? डायनामिक, चेंज होता रहता है। तो आपको एज पर द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, एज पर द नेचर ऑफ पीपल, अपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी मॉडिफाई करना पड़ता है टाइम टू टाइम, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए जो थर्ड पॉइंट है ये मैनेजमेंट में नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज और दूसरा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। थर्ड पॉइंट नहीं है मैनेजमेंट में, तो क्या मैं मैनेजमेंट को साइंस बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक साइंस तो नहीं है, बट मैं मैनेजमेंट को बोलूंगी मैनेजमेंट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस, ठीक है। एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इट्स एन इन एग्जैक्ट साइंस। क्लियर? थर्ड पॉइंट इसमें नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं ह्यूमन बींग्स पे, उनका नेचर चेंज होता रहता है, बिहेवियर बदलता रहता है, तो आपको सबसे सेम आउटपुट नहीं मिलेगा। क्लियर? ठीक है। तो इस केस में मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इट इज नोन एज इन एग्जैक्ट साइंस, या फिर आप बोल सकते हो सोशल साइंस, ठीक है। क्लियर हुआ? तो हमने 2 चीजें पढ़ी, सबसे पहले मैनेजमेंट एज एन आर्ट और दूसरा मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है। अब थर्ड पे चलते हैं, दैट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो लिखते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। प्रोफेशन का मतलब क्या है, देखो, तो प्रोफेशन को आप रिलेट कर सकते हो विद द वर्ड प्रोफेशनल, ठीक है। हम लोग कई बार सुनते हैं कि वो उस फील्ड में प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल का मतलब क्या है? प्रोफेशनल बेसिकली वो लोग होते हैं जिनके पास एक पर्टिकुलर फील्ड में उन्होंने स्टडी कर रखी होती है, स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, ट्रेनिंग होती है प्रॉपर, प्लस उनके पास उस फील्ड से रिलेटेड क्वालिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। उन्हीं को हम कहते हैं प्रोफेशनल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल योर टीचर्स, सीए, लॉयर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब कौन है? प्रोफेशनल्स हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड स्किल्स हैं, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो वो लोग कौन है? प्रोफेशनल्स हैं, ठीक। अब प्रोफेशन के फीचर समझते हैं सिंपल से। तो फर्स्ट आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो वही चीज है कि जितने ही प्रोफेशनल्स हैं उनके पास अपने फील्ड से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज होती है, ठीक है। डेटा अवेलेबल है, तो आपके उसके ऊपर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज वाला पॉइंट तो यहाँ पे आपको क्लियर है, ठीक। इसके बाद सेकंड आता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना है तो वहां पे एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब आप ऐसे ही नहीं एंटर कर सकते हो, आपको उसके लिए कुछ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, या आपको कोई पर्टिकुलर एंट्रेंस देना पड़ता है, ठीक है। कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको सपोज टीचिंग में जाना है, ठीक है, अगर आपको स्कूल लेवल की टीचिंग करनी है तो आपके पास बीएड डिग्री होनी जरूरी है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको लॉयर बनना है, ठीक है, आपको एलएलबी करना है, तो उसके लिए पहले आपको कोई एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, फ्लैट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो वो क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल ऐसे ही इस प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। आपको कुछ क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, या फिर कोई एंट्रेंस जो भी उस पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड है उसको क्लियर करना है, ठीक है। तो एंट्री क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक। इसके बाद थर्ड आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब क्या है कि जितने प्रोफेशंस हैं उनकी पर्टिकुलर एसोसिएशन होती है। आप अगर एक सीए हैं तो सीए का जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है वो क्या है? आईसीएआई। मतलब आपको, अगर आप एक सीए बन चुके हैं तो आपको उस एसोसिएशन का मेंबर होना कंपलसरी है। इसी तरह लॉयर्स के लिए बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो जो एसोसिएशंस होती हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं, ठीक है। तो जितने प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अपनी पर्टिकुलर एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना या उसका मेंबर बने रहना कंपलसरी होता है, ठीक। इसके बाद फोर्थ आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि आपको आपकी प्रोफेशनल एसोसिएशन देंगी। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपको उन्हें बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना होता है अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो, ठीक। इसके बाद फिफ्थ आता है सर्विस मोटिव। मतलब ये अज्यूम किया जाता है कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं
वो सोसाइटी के टुवर्ड्स काम करें, सोसाइटी को ध्यान में रख के काम करें कि कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए सोसाइटी पे या सोसाइटी के किसी भी मेंबर को हार्म ना पहुंचे। दैट इज सर्विस मोटिव। ठीक है, तो प्रोफेशन में 5 पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, तीसरा है प्रोफेशनल एसोसिएशन, देन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, और उसके बाद आता है सर्विस मोटिव। डन, क्लियर। अब देखते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में अगर हम बात करें वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो यस ये पॉइंट आ रहा है मैनेजमेंट में, हमने पीछे ही पढ़ लिया साइंस और आर्ट में भी कि मैनेजमेंट में भी आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिलती है। ठीक है, इसके बाद रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, इसका मतलब क्या है कि प्रोफेशन में तो एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, बट मैनेजमेंट के केस में क्या ऐसा है कि अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पास एक पर्टिकुलर डिग्री होना जरूरी है, कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आपको कभी किसी कंपनी में एज अ मैनेजर अप्लाई करना है तो भी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, तो अभी तक वो कंपल्शन नहीं है। तो क्या मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा। इसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशन, तो क्या मैनेजमेंट में मैनेजर्स के लिए कोई एसोसिएशन है? बिल्कुल है। मैनेजर्स के लिए एसोसिएशन है AIMA, यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, बट अभी तक इंडिया में कोई भी कंपल्शन नहीं है कि अगर आप मैनेजर हो तो आपको इस एसोसिएशन में खुद को रजिस्टर करना कंपल्सरी है। ठीक है, ऐसा कुछ भी अभी कंपल्सरी नहीं है। तो इस केस में जो प्रोफेशनल एसोसिएशन वाला पॉइंट है वो भी कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, एसोसिएशन है बट वहां पे खुद को एज अ मेंबर रजिस्टर करवाना कंपल्सरी नहीं है। ठीक, इसके बाद एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब देखो ना, प्रोफेशनल एसोसिएशन वाला पॉइंट जब मैच नहीं कर रहा, वो एसोसिएशन ही होती है जो कोड ऑफ कंडक्ट बताएंगी, तो अगर आप खुद को रजिस्टर ही नहीं कर रहे तो कोड ऑफ कंडक्ट कैसा? ठीक है, तो ये पॉइंट भी इसमें मैच नहीं हो रहा। ठीक, इसके बाद लास्ट है सर्विस मोटिव। तो प्रोफेशंस के केस में क्या है, प्रोफेशनल से अज्यूम किया जाता है कि आप सोसाइटी के टुवर्ड्स काम करो, बट अगर हम बात कर रहे हैं बिजनेस में, तो बिजनेस का जो फर्स्ट मोटिव होता है वो होता है कि वो अपनी सेल्स मैक्सिमाइज करें या फिर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। उसके बाद उनका जो सेकेंडरी मोटिव आता है वो होता है सोसाइटी के टुवर्ड्स काम करना। तो अगर हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, तो नहीं, वहां पे सर्विस मोटिव जो पॉइंट है वो मैच नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का या बिजनेसेस का सबसे पहला मोटिव क्या है कि वो प्रॉफिट अर्न करें, पैसा कमाएं। ठीक है, तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो क्या मैं मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोलूंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई पॉइंट मैच ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। डन। तो अगर हम देखें हमने पढ़ा क्या, हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट किया, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हमने कंपेयर किया है आर्ट से, देन साइंस, और फिर प्रोफेशन से। आर्ट में क्या समझा? आर्ट का सबसे पहले मतलब देखा कि आप एक आर्टिस्ट हो गए तो आपके पास कुछ पर्टिकुलर स्किल होगी जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली अप्लाई करते हो, जिसमें हमने 3 फीचर पढ़े। सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, देन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, और फिर आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। थियोरेटिकल नॉलेज भी होती है, उसको अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है, और किस पे बेस्ड है? प्रैक्टिस पे और क्रिएटिविटी पे। और ये तीनों ही पॉइंट्स आ रहे थे मैनेजमेंट में, इसलिए मैं मैनेजमेंट को आर्ट कह सकती हूँ। डन। इसके बाद सेकेंड, मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो साइंस के बारे में हमने क्या देखा? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, देन जितने प्रिंसिपल है साइंस में वो किस पे बेस्ड है? एक्सपेरिमेंटेशन पे, ऑब्जर्वेशन पे, रिसर्च पे। और लास्ट था यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब मैनेजमेंट के जितने ही प्रिंसिपल्स हैं आप उसको कैसे भी अप्लाई करोगे, किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हो आपको सेम रिजल्ट या सेम आउटपुट मिलता है। ठीक है, बट मैनेजमेंट के केस में मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि उन प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई करते हो ह्यूमन बींग्स पे जिनका नेचर डायनेमिक होता है। ठीक है, तो आपको एज पर सिचुएशन, एज पर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उन्हें मॉडिफाई करते रहना होता है। ठीक, तो इसलिए मैनेजमेंट एक साइंस तो नहीं है, बट मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस या फिर सोशल साइंस। ओके, इसके बाद लास्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, जो कि हमने देख लिया। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड सर्विस मोटिव, जिसमें से केवल एक पॉइंट मैच हो रहा था मैनेजमेंट में, दैट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात करी तो हाँ, एसोसिएशन है मैनेजमेंट के लिए, मैनेजर्स के लिए, बट वहां पे खुद को रजिस्टर करवाना कंपल्सरी नहीं है, इसलिए इस पॉइंट को भी हम अभी नहीं कह सकते कि हाँ वो मैनेजमेंट में आ रहा है। ठीक है,
तो ये था हमारा पूरा टॉपिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट का। एंड आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच।